अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिसर्च का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। बेटे देखें, हमने लिटरेचर का क्रिटिकल रिव्यू कर लिया। जब एक रिसर्चर क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेता है तो उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नाउ हाउ मिल जाती है उसके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब वो रेडी होता है कि वो अपने टॉपिक का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर सके। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो हाइपोथेसिस बना सके जिनको उसने अपनी पूरी रिसर्च में टेस्ट करना है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च जो आपने ऊपर पढ़ी थी उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, जिसमें आपने हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं। तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली डिडक्टिव और कॉजल रिसर्च के लिए ज़रूरी होता है। डिडक्टिव रिसर्च मैंने आपको बताई थी, वो रिसर्च जिसमें आप एक जनरल से एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ जो है वो आते हैं, इसे डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। या जिस रिसर्च में आप किसी थ्योरी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये कॉजल रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें आप वेरिएबल्स का आपस में इफेक्ट चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नॉर्मली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसमें आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता, उसमें जस्ट आपने बयान करना होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को। तो ये जो चैप्टर है ये आपको डिडक्टिव रिसर्च में आप किस तरीके से थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको गाइड करेगा। अब बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। A theoretical framework represents your beliefs on how certain phenomena, variables or concepts are related to each other. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपके बिलीफ के बारे में बताता है कि किस तरह से कुछ फिनोमिना यानी कि प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड है। यानी कि ये एक मॉडल की फॉर्म में आपको डिपिक्ट करता है कि जो वेरिएबल्स आपके टॉपिक में यूज़ हो रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई यू बिलीव दैट दीज वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। और इसके साथ साथ आप इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपने इन वेरिएबल्स को इस तरीके से क्यों एसोसिएट किया है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। तो ये मॉडल एंड थ्योरी दोनों चीज़ें जो हैं ये आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इस तरह से बेटे आप अपने लॉजिकल बिलीव्स को अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, और आप जो है वो ये सारे एक साइंटिफिक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या चीज़ें शामिल हैं? इंट्रोड्यूसिंग डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल, आपके रिसर्च, आपके टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेफिनेशंस, जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी डेफिनेशंस। यानी कि सपोज करें कि यू आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स लॉयल्टी या एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन, ठीक है, एम्प्लॉय रिटेंशन के एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा लॉयल होंगे उतने ज़्यादा वो रिटेन्ड होंगे। तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके सामने आ गए हैं, एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। अब बेटे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स या वेरिएबल्स की सबसे पहले तो आपने इनकी डेफिनेशंस को बयान करना है। फिर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थ्योरी। उसके बाद आपने कॉन्सेप्चुअली एक मॉडल डेवलप करना होता है जिससे आइडिया होता है कि आपकी थ्योरी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि वो एम्प्लॉय लॉयल्टी का इफेक्ट चेक करना चाह रही है एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर। फिर कमिंग अप विद अ थ्योरी दैट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन योर मॉडल। और उसके बाद आप एक थ्योरी बयान करते हैं जिसमें आप इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये वेरिएबल्स क्यों आपने सोचा कि ये आपस में लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। जब आप ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप टेस्टेबल किस्म के हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, देखने के लिए कि जो थ्योरी आपने डेवलप की है क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर बात की कि भाई एम्प्लॉय लॉयल्टी का इम्पैक्ट जो है वो एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर होता है, तो आपने इस हाइपोथेसिस डेवलप कर लेने हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी ऑन एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, ठीक है। या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह हाइपोथाइज्ड रिलेशनशिप्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। आप अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के, अब सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनके थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस लगा के आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और कोरिलेशन एनालिसिस से आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स का। तो इस तरह बेटे कि जो पूरी आपकी डिडक्टिव रिसर्च है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे डेवलप करती है। अगर आप इस तरह के टेस्टेबल हाइपोथेसिस नहीं भी जनरेट करते, जिस तरह अप्लाइड रिसर्च में अक्सर औकात हाइपोथेसिस जनरेट नहीं होते, ठीक है, तो आप एक गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है तो आपकी प्रॉब्लम में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, आपको उनका अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए, और उनके रिलेशनशिप का, उनके बिहेवियर का, उनके एसोसिएशन का आपस में आइडिया होना चाहिए।
अब सबसे पहले बेटे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आप बार बार पढ़े हैं, कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि ये एक दूसरे से किस तरह एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है व्हाट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, और कितनी तरह के वेरिएबल्स रिसर्च में यूज़ होते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरिंग और वेरिंग वैल्यूज़। आपने स्टैट्स में पढ़ा है वेरिएबल हर वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं, वेरी करती जाती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वेरियस टाइम्स पे डिफरेंट होती हैं। सेम द वैल्यूज़ कैन डिफर एट वेरियस टाइम्स फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और पर्सन। एक पर्सन से रिलेटेड ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट होती हैं और एट द सेम टाइम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पर्सनस, ठीक है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या पर्सन से रिलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो सेम टाइम पर डिफरेंट होती हैं। तो वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं बेटे प्रोडक्शन यूनिट्स, आपको पता है कम या ज़्यादा होते रहते हैं। एब्सेंटिज्म, कभी एक एम्प्लॉई एब्सेंट है, कभी दो, कभी तीन। मोटिवेशन, किसी एम्प्लॉई की ज़्यादा होगी, किसी एम्प्लॉई की मोटिवेशन लेवल जो है वो कम होगा। तो ये बेटे सारे वेरिएबल्स हैं जिनको आप अपने रिसर्च स्टडी में इन्वेस्टिगेट करना जा रहे हैं। ये जो 3 एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, आप इनमें से कोई 1-2 एग्जांपल कोट कर सकते हैं। जिस तरह प्रोडक्शन यूनिट उसने नीचे बताया है, 1 वर्कर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस 1 विजिट पर मिनट। एक वर्कर 1 मिनट में 1 विजिट बना रहा है, जबकि सेकंड जो है वो 2 पर मिनट बना रहा है, ठीक है, 1 मिनट में 2 बना रहा है। थर्ड जो है वो 1 मिनट में 5 बना रहा है, ठीक है। इस वजह से प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। फिर बेटे एब्सेंटिज्म जो है, आज 3 मेंबर्स एब्सेंट हैं, कल 2 एब्सेंट होंगे, परसों 3 एब्सेंट होंगे। तो जो एब्सेंटिज्म है ये भी वेरी करती है, तो ये वेरिएबल है। इस तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मोटिवेशन की भी। उसके बाद बेटे देखें वेरिएबल्स की जो है वो 4 मेन टाइप्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल कहलाता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल को इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। बेटे आपने वेरिएबल की टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया करना है, क्योंकि मैंने आपको उसकी असाइनमेंट देनी है, तो आपको इनका डिफरेंस क्लियर होगा, तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द असाइनमेंट। तो बेटे सबसे पहले है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल बेटे देखें, अब पहले तो बात ये है कि ये जो वेरिएबल्स ऊपर चारों मैंने डिस्कस किए हैं, ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट आपको पता है, आपने स्टैट्स में पढ़ी है, ऐसी चीज़ जो कि एक फिगर में होती है, एक सीधी फॉर्म में होती है, जिस तरह मेल एंड फीमेल, या तो आप मेल हैं या तो आप फीमेल हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस वो चीज़ होती है जिसमें जो है वो पॉइंट या रेशो की इजाज़त होती है। जैसे एक इंडिविजुअल की एज, ठीक है, 3.5 ईयर्स हो सकती है, उसकी हाइट 5 फुट 2 इंचज़ हो सकती है, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। अब बेटे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को बेटे आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है, वो वेरिएबल जो कि आपके रिसर्च का मेन टॉपिक है, जिसे आप स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि वेरिएबल ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, जिसमें रिसर्चर प्राइमरी इंटरेस्टेड है, यानी कि आप एम्प्लॉय की रिटेंशन को स्टडी करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय की रिटेंशन के ऊपर अपना असर डालते हैं। तो एम्प्लॉयज़ रिटेंशन इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द सेल्स डिपार्टमेंट, देन एब्सेंटिज्म इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एम्प्लॉयज़ इंटेंशन और कस्टमर्स इंटेंशन टू यूज़ द मोबाइल कॉमर्स, तो इंटेंशन टू यूज़ मोबाइल कॉमर्स इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। रिसर्चर का गोल जो है वो यही होता है कि उसने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है और बताना होता है कि भाई इस वेरिएबल के ऊपर कौन सा वेरिएबल अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करना, उसको प्रिडिक्ट करना रिसर्चर का गोल होता है। तो ये मेन वेरिएबल होता है जिसको बेसिकली रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेकर जाता है, और ये वो वाइबल इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट लेंड्स इटसेल्फ फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेकर जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से वेरिएबल्स इसके ऊपर अपना असर डाल रहे हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आंसर्स और सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। तो इट्स मीन कि आप अपनी मेन प्रॉब्लम यानी कि एब्सेंटिज्म डिपेंडेंट वेरिएबल के सोल्यूशंस फाइंड आउट करने की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से बेटे देखें कि रिसर्चर्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्वांटिफाई करने में, मेजर करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये वो वेरिएबल है जिस पर दूसरे वेरिएबल्स अपना असर डाल रहे हैं। जिस तरह ऊपर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देखें, मैंने आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो कोट किए हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। अ मैनेजर इज कंसर्न दैट द सेल्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर टेस्ट मार्केटिंग इट डू नॉट मीट विद हिज एक्सपेक्टेशन। एक मैनेजर ने देखा कि उसने एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की, लेकिन उसकी सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं करी। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेल्स हैं, कि सेल्स वेरी कर सकती हैं, बिलो हो सकती हैं, मीडियम हो सकती हैं, हाई हो सकती हैं। तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल होगी। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो आप देख लें कि अब बेसिक रिसर्चर इज इंटरेस्टेड
इन इन्वेस्टिगेटिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन साउदर्न जर्मनी। तो यहाँ पे आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो को अंडरस्टैंड करने में, इन्वेस्टिगेट करने में। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। थर्ड एग्जाम्पल में एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये देख रहा है कि एम्प्लॉइज लॉयल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से और इसकी वजह से वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी है कि, और आप उनके फैक्टर्स को एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आप एट द सेम टाइम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी को और एम्प्लॉय रिटेंशन दोनों को स्टडी करना चाह रहे हो। दोनों के फैक्टर्स ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम हो सकते हैं कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और एट द सेम टाइम एम्प्लॉय की रिटेंशन में भी कंट्रीब्यूट करती हैं कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो रहते हैं। तो इस तरह बेटे देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैनेजर जो है वो बेसिकली अपने मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करना चाहता है, देखना चाहता है कि वो कौन है, कौन सा टॉपिक है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस वेरिएबल के ऊपर, इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना असर डाल रहे हैं। ठीक है, जब आपके स्टडी में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, नॉर्मली एक डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी को सिंप्लीफाई रखता है, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ज़रा कम्प्लेक्स हो जाती है और इसमें जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होता है वो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होता है। अब बेटे इसमें एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 ये दोनों आपके लिए हैं। आपने बताना है जो भी उन्होंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मुझे पेपर फॉर्म में आपने ये लिख के बताना है। उसके बाद बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटे क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है, असर डालता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इन अदर वर्ड्स द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अकाउंटेड फॉर बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजिंग आ रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होती है। यानी कि देखें, अगर आप एब्सेंटिज्म को स्टडी करना चाह रहे हैं और आप देखते हैं कि भाई इसके ऊपर जो वेरिएबल अपना इफेक्ट कर रहा है वो लेस कंट्रोल ऑन देयर वर्क है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज जो हैं ये लेस फ्रीडम है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज एब्सेंट होते हैं। तो ये जो लेस फ्रीडम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा कम होगी तो इसकी वजह से आपका एब्सेंटिज्म का रेट ज़्यादा होगा, जबकि अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो आपका एब्सेंटिज्म का रेट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो बेटे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिलेशनशिप में चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, चार कंडीशंस हैं। द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड कवरेज। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंज आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड प्रीसीड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आता है, ये कॉजल फैक्टर है, ये अपना असर डालता है, ये पहले आता है। लेस फ्रीडम होगी तो एम्प्लॉइज एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड प्रीसीड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद ना नो अदर फैक्टर शुड बी अ पॉसिबल कॉज ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा और किसी फैक्टर का असर ना हो, वरना इनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो रिसर्चर को बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड इट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने क्यों इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस तरह बेटे एग्जांपल देखिए, रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। कि अगर आप सक्सेसफुली नई प्रोडक्ट को डेवलप करें तो इससे कंपनी की स्टॉक मार्केट प्राइस पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अब बेटे देखें आप इसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, ये नीचे आपके सामने डायग्राम बनी है। न्यू प्रोडक्ट की सक्सेस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये असर डाल रही है स्टॉक मार्केट की प्राइस के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट की प्राइस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि रिसर्चर के लिए मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट की प्राइस कैसे इंक्रीज हो सकती है। और उन्होंने देखा कि अगर आप सक्सेसफुली न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करें तो उसका असर पड़ जाता है स्टॉक मार्केट की प्राइस के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट प्राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यू प्रोडक्ट सक्सेस। इस तरीके से आपने मॉडलिंग करनी होती है। एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरो लगा के आपने उसका इफेक्ट दिखाना होता है स्टॉक मार्केट प्राइस के ऊपर।
दूसरी जो है एग्जाम्पल है वो ये है कि मैनेजेरियल वैल्यूज़ गवर्न द पावर डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, कि जो पावर डिस्टेंस है सुपीरियर के दरमियान एंड सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, ये जो डिस्टेंस आ जाता है पावर का, ये जो है वो कौन गवर्न करता है? इससे मैनेजेरियल वैल्यूज़ के, मैनेजर की जो वैल्यूज़ होती हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो मैनेजेरियल वैल्यूज़ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पावर डिस्टेंस आपका मेन टॉपिक ऑफ स्टडी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप इसके ऊपर मैनेजेरियल वैल्यूज़ का इम्पैक्ट चेक करने की कोशिश करें। आप दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज 5.3 एंड एक्सरसाइज 5.4 इज योर असाइनमेंट। आपने इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चूज करना है। और आपने जो है वो डायग्राम बना के, जिस तरह ऊपर बनी हुई है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पहली बता देती हूँ। एन इन्वेस्टर बिलीव्स दैट मोर इन्फॉर्मेशन इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ हिज फोरकास्ट, ठीक है, यानी कि उसकी फोरकास्ट की एक्यूरेसी जो है उस पर कौन सी चीज़ अपना असर डाल रही है? मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक्यूरेसी ऑफ हिज फोरकास्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिससे वो स्टडी करना चाह रहा है कि भाई मेरी फोरकास्ट को कौन सी चीज़ एक्यूरेट कर रही है, और वो कौन सी चीज़ है? वो मोर इन्फॉर्मेशन है। तो मोर इन्फॉर्मेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्यूरेसी ऑफ हिज फोरकास्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद आ जाता है बेटे मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल इज वन दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टिजेंट इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक मशरूत इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जिसका कंडीशनली यानी कि मशरूत इफेक्ट हो, उसे मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली ये एक थर्ड वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओरिजिनल रिलेशनशिप को चेंज कर देता है, ठीक है, मॉडिफाई कर देता है। जिस तरह ये देखें कि ये एग्जाम्पल आप देखें, इट हैज़ बिन फाउंड दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स दैट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ हैव एक्सेस टू एंड द प्रोडक्ट रिजेक्ट्स, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये फाउंड किया गया कि जो अगर एम्प्लॉयज़ को रेफरेंस मैनुअल्स दिए जाएँ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ को, तो फिर उनकी प्रोडक्ट रिजेक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि जब वर्कर्स जो हैं वो मैनुअल के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो वो फिर ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो फ्लॉलेस होती हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ रिजेक्ट्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि इन पे किस चीज़ का इंपैक्ट होता है, तो आप देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल का इन पे इंपैक्ट है। यानी कि अगर रेफरेंस मैनुअल आप अवेलेबल करवाएं तो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन फिर आप देखते हैं, फिर आपने जब मोर स्टडी की तो आपको पता चला कि भाई इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में दरमियान में एक चीज़ आ जाती है, और वो आ जाता है एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ जिनका उस मैनुअल को स्टडी करने में इंटरेस्ट होगा, हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं ना, तो कुछ लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हम कर लेंगे काम जिस तरह करना है। तो फिर स्टडी ने आपको बताया कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ जिनका इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है इन रेफरेंस मैनुअल्स को अंडरस्टैंड करने में, स्टडी करने में, सिर्फ वही जो है वो उसको यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। तो दरमियान में बेटे के फैक्टर आ गया मॉडरेटिंग वेरिएबल इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, जिसने इन दोनों के रिलेशनशिप को चेंज कर दिया। यानी कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल का इंपैक्ट है नंबर ऑफ रिजेक्ट्स के ऊपर, तो दरमियान में ये फैक्टर आ गया कि सिर्फ उन्हीं इंप्लॉयज़ के लिए जो इंप्लॉयज़ इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन शो करेंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल जो है इस तरह है कि अगर मैं एक स्टडी करती हूँ कि भाई वो कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप कर सकती है या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकती है, और मैं आगे से कहूँ कि भाई चैलेंजिंग असाइनमेंट्स कैन इन्हांस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन मैं जब गौर करूँ तो मुझे पता चला कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है, जो मोटिवेटेड है काम करने के लिए, तो दरमियान में आ जाएंगे स्पेशली दो स्टूडेंट्स विच आर मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड इन चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स का जो है वही स्टूडेंट्स होंगे जिनको हम चैलेंजिंग असाइनमेंट्स देंगे, तो उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। हर स्टूडेंट जो है वो चैलेंजिंग असाइनमेंट से अपनी परफॉर्मेंस को अप नहीं कर सकता। तो ये दरमियान में मॉडरेटिंग फैक्टर्स आ गए, वो स्टूडेंट्स जो कि चैलेंजिंग असाइनमेंट को पसंद करते हैं। तो बेटे इस तरह से मॉडरेटिंग वेरिएबल दरमियान में आके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को चेंज कर देता है। ये एक और दूसरी एग्जांपल है कि जिस तरह देखें कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का इंपैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर, कि अगर आप डाइवर्स वर्क फोर्स लेंगे जिनके पास डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इन्हांस होगी। लेकिन दरमियान में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल आ गया कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैनेजरियल एक्सपर्टीज। अगर मैनेजर जो है वो इफेक्टिव तरीके से वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज कर पाएगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होगी, अदरवाइज समटाइम्स वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाती है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान एक मॉडरेटिंग वेरिएबल आ गया विच इज़ मैनेजरियल एक्सपर्टीज, ठीक है। तो बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल में डिफरेंस को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। ओहो,
ये क्या किया मैंने?